दोस्त, बिहार इंटर एग्ज़ाम 2026 में जो भी बच्चे हैं, आप निफिकी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हम जिम्मा लिए हैं समस्त बिहार का। 5 साल तक हम आपको ऐलान करते हैं, 5 साल तक यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगा। फ्री में नहीं, आपका इंटरनेट यूज होगा, आपका समय यूज होगा, तो हम इसको फ्री नहीं बोल सकते हैं। आप हमको समय दीजिए, हम आपको बेहतरीन क्लास देंगे। दोस्त, हम चैप्टर 1 ईट मन के तथा अस्थियाँ कवर करेंगे आज के क्लास में। ये आपको दिख रहा है, हम अपने हाथ से लिखे हैं, बैठ के लिखे हैं, एक एक पॉइंट देख के लिखे हैं। सब एनसीईआरटी है, इसको पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। चलिए शुरुआत करते हैं भाई साहब। बोल रहा है कि हड़प्पा मुहर, हड़प्पा या सिंधु, ठीक है ना, याद रखिएगा, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये जो हड़प्पा मुहर है ना साथियों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई फेमस में से कोई फेमस चीज़ होगी तो उसमें से एक हड़प्पा मुहर है, ठीक है ना, वो एक मुहर भी है। मुहर सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इसको किस पत्थर से बनाया गया है? सेल खड़ी पत्थर नाम से बनाया गया है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है। हड़प्पाई मुहरे पर जानवरों के चित्र है, ठीक है ना, यह सेल खड़ी पत्थर से बनाया गया है और इस पर जानवर का चित्र है। हड़प्पाई मुहरे पर की लिखी हुई लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। आज एक बात बताइए दोस्त, यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि हड़प्पाई मुहरे पर की लिखी हुई लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, तो फिर हम कैसे जान पाए हैं उन लोगों के बारे में? देखिए कारण क्या है ना, आप किसी से कुछ मत बोलिए, ठीक, तब पर भी लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। आपका हाव भाव देख के, आपका कौन चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आपका बैकग्राउंड तो थोड़ा बहुत तो पता कर ही लेंगे ना। आपको देख देख के आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आप अभी इस रूम में हम बैठे हैं, ठीक, जब हम बैठे तो मेरे अगल बगल कुछ तो सामान होगा ना, तो अगर बाई चांस कुछ साल बाद, कुछ साल, 1000 साल बाद इस रूम, जैसे पूरा पृथ्वी खत्म हो गया और इस रूम में जो चीज़ें हैं दब जाएगी, ऐसे ही रहेगी। जब इसे खोद कर देखा जाएगा तो इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा ना, तो लोग इसमें अंदाज़ा लगाएंगे, अरे इसमें बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो हो सकता है कि इसमें बच्चे पढ़ते होंगे या फिर कुछ क्लास चलता होगा। इस आधार पे उन लोगों ने जो इस्तेमाल करते थे ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग, उसी आधार पे हम लोग पता किए हैं। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग का इस्तेमाल करते थे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए उनका आवास था, आवास मतलब बात करें तो घर, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग घर में रहते थे ना भाई साहब, कैसे कि 2 बहुमंजिला उसमें रहती, 2 स्तरीय नगर था, ठीक है ना, उसमें 2 ताला घर था हड़प्पा सभ्यता। जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो आगे बात करेंगे, अभी यहीं तक चलते हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, आभूषण भी मिले। आभूषण मतलब गहना जेवरात जो होता है ना, उसको आभूषण बोलते हैं। औजार मिले हैं, अगर मुहर मिले, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट इन सब चीज़ों को नहीं बोलिएगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा ना कि पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर हम अभी आप देखें हैं कि हड़प्पा मुहर लिखी हुई लिपि अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो भाई साहब कैसे पता किए हैं? तो यही सब जो चीज़ हमें मिला है ना, ये वाला चीज़ हमें मिला है सब ना, तो हम लोग इसी के आधार पे किए हैं ना कि अरे भाई साहब ये लोग घर था उन लोगों का, बा मिट्टी के बर्तन भी था, आभूषण था, औजार था, मुहरे था, इन सब के आधार पे हम लोग पता किए हैं कि वो लोग ऐसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब देखिए संस्कृति शब्द का कोई पूछ देगा संस्कृति शब्द का उदाहरण बताइए हमको। दोस्त, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। ये रहा संस्कृति का परिभाषा, ठीक है ना। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ
एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में पाए जाते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या है भाई साहब? मुहर है, मनके है, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। अच्छा, आप मुहर तो जानबे करते हैं, मनके भी जानते, घड़ा है जिसको बोलते हैं। ये बाट क्या है? बाट आप देखे हैं, बटखारा, यही बाट है, ठीक है ना। ये बटखारा को बाट बोल रहा है यहाँ पर। अरे भाई सर के कॉल आ रहा है, थोड़ा सा हम इनसे कॉल बाद में बात करेंगे, अभी सर वीडियो बना रहे हैं सर। पत्थर के फलक, ठीक है ना, पक्की ईंटें शामिल है। देखिए यहाँ पर कुछ नक्शा देख लीजिए। नक्शा भाई साहब ना थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए जो हम लोग मैप में इस्तेमाल करते हैं ना, जो ऊपर की दिशा होता है ना उसको नॉर्थ बोलते हैं, और जो नीचे की दिशा होता है उसको हम लोग साउथ बोलते हैं। जो इधर का होता है ना इसको ईस्ट बोलते हैं, और उधर वेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा दिशा होता है। नक्शा पे हम लोग दिशा को ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा आगे याद रखिएगा, आपको इसलिए हम ये बताए हैं, ये आपको थोड़ा इधर कुछ याद करने में मदद करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ग्राफ मिस्टेक्स कर दिया तो इसको छोड़ दीजिए। आप ये देख लीजिए, आप बोलिएगा सर कि आप इसको काहे के बनाए हैं भाई साहब? ठीक है, ये हम इसलिए बनाए हैं ना कि आप ऊपर जम्मू कश्मीर है ना, तो आप ऊपर जम्मू कश्मीर में नॉर्थ हो गया, और नीचे साउथ में क्या होगा भाई साहब? तमिलनाडु। और ईस्ट में क्या हो जाएगा प्रभु? तो इधर होगा क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये जो है ना इधर के राज्य हो जाएंगे। और पश्चिम में इधर हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए ये जो आप अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, और ये गुजरात, जम्मू कश्मीर के जो सामाने हैं ना, ये इन जगहों से, जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ कुछ चीज़ें जो है ना इस एरिया से भी मिली हुई है। तो हम अफगानिस्तान इसको इधर इसलिए कर दिए ना कि आप भारत का नक्शा देखिएगा ना तो अफगानिस्तान इधर ही है, आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। और ये देखिए बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और ये गुजरात, गुजरात से भी मिली है। कहाँ कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, और ये है गुजरात से। बलूचिस्तान का है तो पाकिस्तान में, ठीक है ना। गुजरात, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये जो आप देख रहे हैं ना अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ये गुजरात, ये एक दूसरे से ना काफ़ी लंबी दूरी पर है, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर दिख रहा है, मांडा, ऊपर जम्मू कश्मीर, मांडा से भी कुछ ना कुछ मिला है। आगे बताया जाएगा कहाँ मिला है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर हुआ है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसका नामकरण जानते हैं हड़प्पा का है पड़ा? जो सबसे पहली बार कहीं पर खुदाई हुआ था ना हड़प्पा का, जिसे आप घर बनाने का कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं ना कहीं ज़मीन खोदते हैं ना नींव डालने के लिए, तो समझिए ना। तो भाई साहब इस सभ्यता का जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ से शुरुआत हुआ था भाई साहब? तो हड़प्पा नामक स्थान से हुआ है, ठीक है ना। हड़प्पा से हुआ है। इसका कालखंड कितना है? इसका काल लगभग में बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। कैसे इतने साले पुराना चीज़ें ना उसको लगभग में ही बताया जाता है, कंफर्म नहीं बताया जाता है। कैसे कोई इतिहास लिखा हुआ है नहीं, तो लोग कार्बन 14 विधि का मेथड इस्तेमाल करके इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। अब आप बोलेगा सर ईसा पूर्व का है लिखे हैं, तो हम आपको बताएंगे ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका कालखंड कितना है भाई साहब? तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है, ठीक। आरंभिक हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृतियाँ थी उसे आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। कहने का मतलब ये है ब्रदर कि देखिए अभी फ़िलहाल में आप जहाँ रहते हैं, ठीक है ना, इससे पहले तो लोग रहते थे ना। जब आप ना रहेंगे तो इसके बाद भी लोग रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता आके एक दिन में नहीं आके बस गया, उससे पहले भी लोग रहते थे। जब वो लोग रहते थे तो फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग आए, फिर वो जब ये चले गए तो फिर उसके बाद दूसरा लोग आए। देखिए हड़प्पा सभ्यता से पहले जो लोग रहते थे वहीं पर आके हड़प्पा सभ्यता के लोग बैठे।
जो हड़प्पा सभ्यता से पहले लोग रहते थे उनको आरंभिक हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है ना। उस संस्कृति को क्या बोलते हैं? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को, ठीक। देखिए आप सुन इस जैसे आप इसको ना आप सुनिए, मान लीजिए, ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता है और आप इसको देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता से इधर जाइए, ये पहले हो गया ना, तो इधर के जो जो भी संस्कृति थे ना, जो इधर रहती थी, ये भाई साहब आरंभिक हड़प्पा हो गया। ऐसे हड़प्पा के बाद ये जो हो गया ना, ये है परवर्ती हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता से बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के संस्कृति को कहते हैं परवर्ती हड़प्पा। देखिए इंसान का नेचर होता है, इंसान का नेचर क्या होता है ना कि वो देखेगा ना कि उसका कहाँ पर उसका सुविधा मिल है अच्छा खासा रहने के लिए, वहीं पर इंसान आके बसता है। तो इंसान कहाँ पर आके बसेगा? जहाँ पर देखेगा कि पानी है, वहाँ पर मतलब कि रहने लायक उसके लिए भूगोल जो है ना, वहाँ के भूगोल अच्छा है, आप वहाँ पर रह सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, पानी भी आसानी से मिल जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काहे नदी के किनारे काहे कहीं भी के भी लोग किसी भी सभ्यता को देख लीजिएगा, वो नदी के किनारा ही विकसित हुआ है। काहे हुआ? पहले का बात ये साहब कि भाई साहब कि उसको पहले तो खेती करने के लिए और पीने के लिए पानी मिल जाएगा। दूसर का बात कि उसको व्यापार करने के लिए पानी का रास्ता मिल जाएगा। तीसर का बात जो समुद्र के पानी के किनारे जो भूमि होता है ना, वो अच्छा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा है। तो देखिए इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब आप बोलिए किसको अलग करने के लिए? देखिए हम आपसे पहले ही बोले थे ना कि भाई साहब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर पहले हम लोग रहते थे, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए शून्य क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। और इसके पहले और इसके पहले जो सभ्यता थी भाई साहब, इसको आरंभिक हड़प्पा कहते हैं और इसके बाद जो सभ्यता थी इसको विकसित हड़प्पा कहते हैं। तो आरंभिक हड़प्पा और ये विकसित हड़प्पा, इन दोनों से इसको जब आप हटाइएगा, इसको हड़प्पा सभ्यता को, तो इसका कुछ नाम दीजिएगा ना, कैसे पता करेंगे? तो लोग इसको ना विकसित हड़प्पा संस्कृति बोल दिए। क्या बोल दिए? विकसित हड़प्पा संस्कृति, ठीक है ना। आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए इसका नाम विकसित हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया, ठीक है ना। विकसित हड़प्पा संस्कृति बोला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ हम आपको बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए ये भाई साहब आपको आरंभिक हड़प्पा है और ये है हड़प्पा सभ्यता और ये है परवर्ती हड़प्पा। तो हम इस दोनों से अलग कर दिए हैं, इसका नाम दे दिए हैं विकसित हड़प्पा संस्कृति, ठीक है ना। हाँ ये देखिए यहाँ पर समय के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए बीसी का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश मीडियम में अगर बुक पढ़िएगा तो उसमें बीसी लिखा रहेगा, और हिंदी मीडियम में आप बुक पढ़िएगा तो उसमें ईसा पूर्व लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं एडी लिखा रहेगा, एडी, ठीक है ना। बीसी का फुल फॉर्म होता है बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। देखिए इसमें का अंतर है, छोटा सा अंतर है, एकदम कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है। आप इसको सुनिए, मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और ये जो व्यक्ति है ना भाई साहब, इनका जन्म हुआ है। इनका नाम ईसा मसीह है, ठीक है ना। इनका क्या नाम है? ईसा मसीह। जब इनका जन्म हुआ है ना, तो इसके पहले तो लोग रहते तभी ना इनका जन्म हुआ है, ठीक। तो ये जो ईसाई लोग थे ना, ये क्या बोले ना, इस समय जो पढ़ने लिखने में तेज थे, तो इन लोगों ने कैलेंडर जारी कर दिया। बोला ना कि भाई साहब ये जो ईसा मसीह है ना, इनका जन्म, ये तो हमारे भगवान है, ठीक है ना। इनके जन्म को हम लोग शून्य मानते हैं। इनके जन्म से पहले जिनका भी जन्म होगा उसको ईसा पूर्व बोला जाएगा। ईसा पूर्व के मतलब ईसा से पहले, ठीक है ना। देखिए ईसा पूर्व बोल रहे हैं ना, ईसा पूर्व, ईसा मतलब मतलब ईसा मतलब ईसा भगवान ईसा, आप पूर्व मतलब पहले, मतलब ईसा भगवान से, ईसा के जन्म के पहले जिसका भी जन्म हुआ है वो ईसा पूर्व में जाएगा, ठीक है ना। और ईसा भगवान के जन्म के बाद जिसका भी जन्म होगा ना, वो ईसवी में आएगा, ठीक है ना भाई साहब। तो यानी ईसा, आप बीसी कहीं पर देखिएगा चाहे ईसा पूर्व देखिएगा तो घबराइएगा मत, ये समझ लीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आज 2025 चल रहा है, ठीक है ना। तो 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हो गया था, ठीक है ना। देख लीजिए
2025 चल रहा है ना आज ना। आज अगर हम ईसा पूर्व में चले तो आज से 2000 पहले भाई साहब किसका जन्म हो गया था, तो ईसा मसीह का जन्म हो गया था। ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वो क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। ठीक है ना। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। और देखिए कहीं कहीं भी इस डेट का नाम दूसरा तरीका से उपयोग किया जाता है। देखिए एडी की जगह कहीं कहीं ना एडी की जगह सीई का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और बीसी की जगह बीसी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। देखिए सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और बी सी ई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक। और बीपी का मतलब होगा बिफोर प्रेजेंट। कहीं अगर एडी नहीं लिखा रहेगा ना तो आप वहाँ पर सीई भी लिख सकता है। अगर मान लीजिए कहीं बीसी नहीं लिखा है तो वहाँ पर बीसीई भी लिख सकता है। देख लीजिएगा। सी का फुल अगर सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, आप बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, आप बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। चोलिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को कहते हैं चोलिस्तान। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर छोटा सा पॉइंट देख लीजिए भाई साहब। मेरा शौक बहुत है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, इसीलिए हम आपको ऐसे पद बता रहे हैं। कोई बात ना। देखिए दोस्त आप इसको समझिए, इसको ले लीजिए, इसको हटाइए। चोलिस्तान उसको बोलते हैं जो आज हमारा पंजाब है ना, देखिए चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को चोलिस्तान कहते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा पूरा राजस्थान है। ठीक है ना। आप इसको मान लीजिए पूरा हमारा राजस्थान है, तो इसमें से भाई साहब बंटवारा हो गया ना, पाकिस्तान का भी हो गया है। तो ये जो एरिया है ये भाई साहब इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ये जो मरुस्थल है, ठीक है ना, ये थार मरुस्थल है। तो भाई साहब मनुष्य तो अपने बंटवारा कर सकता है, लेकिन प्रकृति तो नहीं ना करेगी ना। प्रकृति जैसे है वैसे ही रहेगी, भले आप अपने बंटवारा कर लीजिए। तो ये जो हिस्सा आप दिख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है ना इस एरिया वाला और ये एरिया वाला, जो रेड कलर का एरिया है ना ये पाकिस्तान है। ठीक। और ये जो पीला कलर का एरिया दिख रहा है ये वाला आपका हिंदुस्तान है। ठीक है ना। तो जो एरिया थार ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है, हमारा थार मरुस्थल है। ठीक है ना। जितना भी ये दिख रहा है हरा वाला गोला ये हमारा क्या है, ये पूरा क्या है भाई साहब, ये थार मरुस्थल है। तो जो एरिया पाकिस्तान में चला गया है थार मरुस्थल का जो एरिया पाकिस्तान में चला गया उसको चोलिस्तान बोला जाता है। ठीक है ना। और जो राजस्थान में है थारे वाला है उसको हम लोग थारे रेगिस्तान बोलते हैं। ये पाकिस्तान वाला बोलता है चोलिस्तान। चलिए इसमें कुछ बस्तियाँ देखते हैं। ठीक है ना। उस समय जब ये सभ्यता थी तो भाई साहब उस समय तो लोग इधर रहते थे ना। देखिए एक जगह है सिंध और एक जगह है चोलिस्तान। ठीक। इन एरियाओं में हम देखते हैं कि किसकी कितनी बस्तियाँ थी। अगर बात बढ़े ना तो बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी, 106। सिंध में कितना थी भाई साहब, 106। और चोलिस्तान में कितना थी, 239। अब देखते हैं किसका किसका कितना थी। देखिए आरंभिक हड़प्पा स्थल किसको बोलते हैं भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसको हम लोग आरंभिक बोलते हैं। तो जो जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो थी आरंभिक हड़प्पा, उसका स्थल अगर सिंध में बात करें तो 52 गो है। क गो है, 52 गो। ठीक है ना। और चोलिस्तान में उसका कितना है तो 37 गो है। ठीक। टोटल कितना है भाई साहब बस्तियों की संख्या, सिंध में 106 है और चोलिस्तान में 239 है। अब इनमें से किसका कितना है, ठीक है ना। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कितना है, सिंध में 52 गो है और चोलिस्तान में कब है, 37 गो है। ये विकसित हड़प्पा स्थल है। ये कौन सा है, विकसित। इसको जो अभी हम पढ़ते हैं ना हड़प्पा सभ्यता, मेन हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं,
विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम लोग तो आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा को तो ऊपर ऊपर से टच करके चले जाते हैं, मतलब इससे पहले जो हुआ था ये आरंभिक है, इसके बाद जो था ये परवर्ती है, ठीक। तो उसको हम टच के ऊपर करके चले जाते हैं। लेकिन जो विकसित हड़प्पा सभ्यता था, स्थल था, इसका भाग अगर सिंध में बात करें तो भाई साहब हमारा कितना था 65, ठीक है ना, और चोलिस्तान में कितना था 136। वैसे ही नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्ती है, नए नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्ती है 43 थी सिंध में, और चोलिस्तान में 32 थी। अब बोलिएगा सर नए स्थलों पर विकसित हमको समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भाई साहब सिंध जगह था छोटा था नहीं, छोटा तो नहीं था, बड़ा जगह था, तो ज़रूरी है कि एक ही जगह पे लोग रहेंगे ना रहेंगे। तो हो सकता है कि ये जो क्या बोलते हैं, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये दूसरे जगह पे रहने लगे, जहाँ पर लोग मतलब कि उसी एरिया में चोलिस्तान सिंधे एरिया में लोग अलग अलग रहते थे, तो ये जाके लोग वही रहने लगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं, सिंध में 43 और चोलिस्तान में 132 है। वैसे ही यहाँ पर एगो त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल कितना है, सिंध में 29 और चोलिस्तान में 33 है। देखिए ये प्रश्न पूछता नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा आपके जानकारी के लिए। 12th में तो नहीं पूछेगा भाई साहब, अभी तक तो नहीं पूछा है, भविष्य में हम नहीं बता सकते हैं, भविष्य में पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, तैयार रहिएगा। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृति थी उसको कहते हैं आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदवान शैली से संबंध थी। ये जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी ये लोग जो थे ना दोस्तों, इसमें अगर लोग इस्तेमाल करते थे ना, गजब का यार, मिट्टी का बर्तन इतना खूबसूरत बनाते थे ना, और इनके मतलब कलाकारी बहुत अधिक था। किसके अंदर, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोगों के अंदर। और हम देखिए, हाँ याद पड़ गया हमको बात, हम यूट्यूब पे देख रहे थे कि ये जो हड्डी है ना, हम लोग का हड्डी, हम लोग का जानवर का हड्डी, कुछ लोग ना इसका बहुत खूबसूरत कलाकारी करते हैं। यूट्यूब पे देख लीजिएगा हड्डी से पेंटिंग कैसे बनता है। अरे हम क्या बताएं, आपको नहीं बता सकते हैं, बखान नहीं कर सकता, वीडियो देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि कलाकार जो थे ना वो बोले थे ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम ही है ना इस हड्डी पे कलाकारी करते हैं, मतलब हड्डी पे डिजाइन चित्र बनाते हैं। आप फोटो फ्रेम देखिएगा, उसमें जो फोटो फ्रेम के किनारे जो चित्र बनाया जाता है ना डिजाइन, वैसे वैसे लोग हड्डी पे मशीन से बारीकी से बनाते हैं। वो कह रहे हैं ना कि हम आखिरी पीढ़ी है, मतलब अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हम ही एगो बचे हैं ये काम करने वाला। आप इस वीडियो जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा कि हड्डी पर शिल्पकारी कैसे होती है, आपको दिखा देगा। हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति लोग कहते थे अपने विशिष्ट मृदवान शैली से संबंध थी, ठीक है ना। और ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे ना भाई साहब, ये जो ना कृषि भी करते थे, खेती वो करते थे, कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले इनके द्वारा। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नाक के बराबर थी, ठीक है ना। किसके भाई साहब, तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के बस्तियाँ कितना थी, छोटे थी, और इसमें बड़े आकार की बहुत कम थी, अधिक से अधिक छोटे ही थी। हम आपको बोलबे किए हैं कि लोग वही बसते हैं जहाँ पर उनको सुविधा मिले। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। देखिए, हड़प्पा संस्कृति और आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ दोनों के निर्वाह के तरीके समान थे। कहने का मतलब ये है कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग खाना पीना के लिए इस्तेमाल करते थे, वैसे ही उनके देखा देखी कॉपी किए कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे, इसीलिए हम जब भी वीडियो शूट करते हैं ना तब फ्लाइट मोड डाल देते हैं, लेकिन इस बार डालना भूल गए हैं, कोई बात ना। रवि बाबू कॉल करेंगे, हम तुम्हारे पास, रुक जाओ। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर जिनमें मछली भी शामिल है भोजन करते थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी यानी शाकाहारी या मांसाहारी दोनों थे, वो सर्वाहारी था, ठीक है ना, सर्वाहारी सब कुछ खाता था, पेड़ पौधा से भी फल खाता था और मछली से भी प्राप्त फल खाता था।
जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से प्राप्त है। ठीक है ना, कि वहाँ पर खेती होती होता था, वहाँ पर जला अनाज के दाना मिला है और बीज भी मिला है। पूरा वनस्पतिज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हम लोग पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। जो पेड़ पौधे के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम लोग पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने निम्न है। हड़प्पा स्थल से क्या क्या मिला है? दाना मिला है। जिसमें से कौन कौन मिला? ये जो प्रश्न था ना, इस बार 2025 में प्रश्न 2 नंबर में पूछा था कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज दानों का नाम लिखे। तो हम लिखे थे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये लिखे थे। बाजरे, ये सब चीज़ें क्या है? मिले थे। ये जो बाजरा है ना, गुजरात के स्थलों से मिला है, याद रखिएगा। चावल का दाना बहुत कम मिला है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां निम्न है। हड़प्पा सभ्यता से अनाज के दाना तो मिलबे किया है, वहाँ पर जानवर की हड्डियां भी मिली है। किसका किसका? मवेशी का, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इत्यादि का। ये देखिए, पूरा वनस्पतिज्ञ और जीव पुरातात्विदों ने पता लगाया ना, रिसर्च किया, तो अंत में रिजल्ट निकाला ना, ये सभी जानवर जो थे ना, ये पालतू थे। ठीक है ना, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये जब जो थे ये सब पालतू थे। जब पालतू जानवर मिला है तो जंगली जानवर भी मिला होगा, 100% मिला होगा भाई, मिलवे किया है। जंगली प्रजातियाँ, वाराह जिसको सुअर बोलते हैं, हिरण, घड़ियाल इत्यादि, ये जो है ना, ये सब जंगली प्रजातियाँ हैं। हमें नहीं पता है कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे। देखिए, दूसरा आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। ये देखिए, ये जो हड्डियाँ मिली है, ये तो हम लोगों को नहीं पता है कि कैसे, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका खुद शिकार करते थे जैसे आज के लोग शिकार करते हैं? क्या उस समय के लोग शिकार करते थे? या ऐसा भी हो सकता है कि लोग दूसरा कोई समुदाय जो था, जो जानवर और मांस उस खाता था, जैसे आज के जंगली जानवर है वैसे उस समय भी करते होंगे। हमको तो लगता है ना भाई साहब, वही लोग मारते होंगे। मछली, मछली का, भालू कितना खा के भालू भालू खाएगा भाई? पक्षी सब लोग खाते थे, मछली मारते थे जंगल के किनारे, नदी के किनारे। देखिए, मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। कृषि प्रौद्योगिकी, खेती के बारे में जानते हैं। शायद जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती कैसे करते थे? खेती के बारे में पता करें। देखिए, खेती कैसे करते थे ये कंफर्म नहीं है। पुरातात्विक इस आधार पे पता किए हैं ना, कि हो सकता है ना ये खेत पहले, जैसे आज के डेट में लोग गेहूँ हम लोग रोपते हैं ना, वैसे ही वो लोग भी करते हैं। जैसे खेत जोतवा देते थे, उसके बाद बीज छिड़काव कर देते थे। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता है। कैसे भाई साहब, मुहर पे ना मिला है, और मृद मृतिया जो है ना इंगित करती है कि भाई साहब, कि हाँ वृषभ यानी बैल के बारे में जानकारी थी। देखिएगा, लिखेगा आगे, लिखा है ना कि मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृद मृतिया यह इंगित करती है कि वृषभ के बारे में जानकारी थी, बैल के बारे में जानकारी थी। चोलिस्तान के कई स्थल और बनावली, बनावली कहाँ पर है? तो हरियाणा में। ठीक है ना, चोलिस्तान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बना हल मिला है। ठीक है ना, हल के मतलब कि खिलौना देखते हैं ना, कैसे दशहरा में चीनी मिट्टी खिलौना मिलता है ना, तो वैसा ही मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप भी मिला है। पुरातात्विदों को कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है भाई साहब? तो राजस्थान में, नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान से ही प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। कालीबंगा नामक स्थान से क्या मिला है? जोतल खेत का साक्ष्य मिला है। किसको? पुरातात्विदों को। इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह बताते हैं कि दो अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी।
देखिए, फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार। जब खेती हुआ है तो जब खेती होगा तो फसल कटाएगा ना, तो कैसे कटाएगा? तो औजार था ना। तो लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। आप इसको अपने अंदाज में ना हंसुआ का इस्तेमाल कर लीजिए। आप आज के डेट में हंसुआ इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस समय के लोग ऐसा ही लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। जैसे आपका हंसुआ है ना, तो उस समय लोग कुछ बनाए होंगे औजार, या वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। जो खेती कर रहा था वो काटने के लिए सुविधा ना रखा होगा। 100% हंसुए का प्रयोग करता था वो सब। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अर्ध शुष्क उसको बोलते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो, ठीक है ना, अर्ध शुष्क क्षेत्र। उधर अधिकांश मात्रा में लोग उधर खेती करते थे। जब खेती करेंगे तो उनको खेतों में सिंचाई के लिए जरूरत पड़ेगी ना, तो नहर कुआं मिला होगा। अफगानिस्तान में सुर्तदोई नामक स्थान, ये भी प्रश्न आया था, ये वाला प्रश्न आया था, हम लिखे। अफगानिस्तान में सुर्तदोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों को कुछ अवशेष मिले, ठीक है ना। नहरों के कुछ अवशेष मतलब कि नहर के कुछ अवशेष कहाँ से मिले? तो अफगानिस्तान में किस जगह से मिला है? तो सुर्तदोई से मिला है। लेकिन याद रखिएगा, अफगानिस्तान में तो मिला है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। पंजाब और सिंध की बात करें तो पाकिस्तान वाला पंजाब सिंध, आज के पाकिस्तान और सिंध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होगी। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होगी, यानी धूल मिट्टी से भर गई होगी। कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। धौलावीरा गुजरात में है, वहाँ पर एक जलाशय मिला है। शायद पुरातात्विक मानते हैं ना कि शायद लोग खेत में पानी डालने के लिए यानी सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते थे। अवतल चक्की के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों में मिली है। यह बहुत अधिक मात्रा में मिली है, ठीक है ना। अवतल चक्की कहाँ पर मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक, मोहनजोदड़ो से मिली है। यह किस चीज़ से बनी थी? कठोर कंक्रीले अग्निज बलुआ पत्थर से निर्मित थी। किस चीज़ से बनी थी? कठोर कंक्रीले अग्निज बलुआ पत्थर से निर्मित थी। यह अवतल चक्की है। इन सभी चक्कियों का तल सामान्यतः उत्तल है। इनको जमीन के अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, जिसे हिलने से रोका जा सके। देखिए भाई साहब, ये अवतल चक्की की बात कर रहे हैं। आप लोहा सिलवट देखे हैं ना गाँव में ना, वैसा ही समझ लीजिए, वैसा ही था, बस इसका नाम बदल दिया अवतल चक्की। कैसे इसका अवतल नाम का इसमें नहीं बन बनेगा, नहीं बन पाएगा अवतल आकार का चित्र, ठीक है ना। अवतल सिलवट देखे हैं ना, ज़मीन में गाड़ के रखते हैं ना कि हिले मत, उसमें पीसते हैं ना, उस पर लोग पीसते थे। इस अवतल चक्की का ना हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत इस्तेमाल किए हैं, जिसके चलते ना उसका जो नीचे का पत्थर है ना, यानी सिलवटी है ना, खोखड़ा हो गया है, रगड़ात खोखड़ा हो गया है। अवतल चक्की को आप लोहा सिलवट समझ लीजिए, वही है। ये दो प्रकार के मिली हुई है, ठीक है ना। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हुई है। पहल का, जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, ये उसका बात कर रहा है, लोढ़ा का बात कर रहा है, ठीक है ना। जिन पर एक छोटा सा आगे पीछे लोढ़ा चलाते हैं ना, आगे पीछे सिलौटिया पे, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, ठीक। देखिए, जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए किया जाता है। सालन, होल्ड ऑन, जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था, उसको ये दूसरका है, ठीक है ना। दो प्रकार की चक्कियाँ मिली है, ठीक है ना। पहल का बात तो वो ला जो अवतल आकार की थी, और दूसरा का ये है, ठीक है ना। दूसरा का काम था, आप ये देखे हैं ओखली समझ लीजिए, दूसरा इसी प्रकार का था, ओखली टाइप का। दूसरे पत्थरों का सालन पत्थर नाम दिया गया है, ठीक है ना। पुरातात्विक इस पत्थर दूसरा का नाम दे दिया है सालन पत्थर, ठीक। क्या नाम दिया भाई साहब? सालन पत्थर।
सालन पत्थर का इस्तेमाल कहाँ होता था? सिर्फ मतलब कि जड़ी बूटी बनाने के लिए, चाहे मसाला कूटने के लिए। जो आपका औखली है ना, ये है दूसरा का पत्थर, मान लीजिए औखली, या पहले का पत्थर लोहा सिलवट, पत्थर का चक्की। देखिए अवतल चक्की की खोज अर्नेस्टे मैक से संबंधित, ठीक है ना। अवतल चक्की की खोज किसने किया था? अर्नेस्टे मैक। यह प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन अवतल चक्की से संबंधित है? 4 को नाम दिया रहेगा, जिसमें से एगो अर्नेस्टे मैक दिया रहेगा। तो भाई साहब आप अर्नेस्टे मैक मार दीजिएगा। ये अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचे लिखे ताकि बना दे। ये आपको PDF हम दे देंगे, ठीक, यही है। अब हम लिख रहे हैं पूरा। अभी तो शुरुआतें की हैं, आज शुरुआतें की हैं। तो आपके लिए 2026 में हम पूरा अवेलेबल क्लास कराएंगे यूट्यूब पे, कंफर्म। पूरा 5 साल तक फ्री में, 5 साल तक हम निःशुल्क यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम आगे जब आएंगे तो आगे आपके लिए लेके आएंगे, आप आगे देख लीजिएगा। और जो ये अवतल चक्की है ना, क्या बोलते हैं, इसमें से एगो चक्की जो है ना, अर्नेस्टे मैक जो है ना, इनके बावर्ची जो इनके घर में खाना बनाते हैं ना, वो एगो लेके गए हैं अपने घर। बहुत अधिक मात्रा में मिली है ना, तो इसीलिए ले गए एगो। अर्नेस्टे मैक लिखे हैं, बुक में आपके लिखा था, तो सोचे कि उसको क्या लिखे लाना, बता देंगे, ठीक है ना। तो हम आगे ले आएंगे। चलिए, तब तो आप इसको देखिए। आप पहले के दिन से ना दोस्त, सही बोले ना, हकीकत बोले आपसे ना, आप पहले दिन से तैयारी में लगिए। इस साल 2025 को आप डिसिप्लिन से पढ़िए। कैसे आप कितना पढ़े हमको नहीं पता है, लेकिन आप 1 साल डिसिप्लिन से यार पढ़ दीजिएगा ना, मत पूछिए, बहुत कुछ बदल जाएगा।